Hello everyone, hope you all are doing well, and today we are in the last lecture of your thermodynamics and after that we will be starting thermochemistry. आज के lecture में we are going to see the third law because we have already discussed second law, that entropy thing, correct? So जो भी entropy, जिसने भी हमने entropy के different forms, कौन से process में entropy कैसे calculate करना है और entropy कैसे होगा, spontaneity और entropy का relation क्या होता है, कोई भी reaction, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताते हैं इंट्रॉपी के आधार पे, ठीक है। तो वो तो आपका एक पहलू था, मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, उसके दो होते हैं। क्या था कि एनर्जी फैक्टर यानी कि मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और फिर दूसरा बात क्या था कि वो जो है प्रोसेस जो है इस तरीके बढ़ना चाहिए कि मैक्सिमम आपका क्या हो, रैंडमनेस हो, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज होना चाहिए। इस रैंडमनेस फैक्टर को बताने के लिए आपके पास क्या आया था, एंट्रोपी आया था। और जो आज ही हम देखेंगे कि जो एनर्जी फैक्टर को बताने के लिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की बातें भी करेंगे, ठीक है। तो बातें शुरुआत करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अभी तक जो हमने बातें करी थी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी की, तो हमने एंट्रोपी चेंज की बातें करी थी। नहीं, हमेशा बोला था कि एंट्रोपी चेंज क्या है, क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जो एंट्रोपी है बीइंग स्टेट फंक्शन, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। देन कम्स योर थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ आपको हेल्प करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट करने में। जैसे इनको बोलना है थर्ड लॉ का के अनुसार जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी आपके डेफिनेट पार्टिकल्स हैं, खासकर क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स का एंट्रोपी एट जीरो केल्विन और कुछ सकते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या जीरो हो जाता है। थर्ड लॉ का कहना है, थर्ड लॉ के अनुसार जितने भी आपके डेफिनेट पार्टिकल्स हैं, आप या आप उसको मोर स्पेसिफिक वर्ड में आप क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स बोलो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनका एंट्रोपी, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट जीरो केल्विन इज जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एंट्रोपी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the entropy of solid or liquid approaches to zero at absolute zero temperature, absolute zero temperature, or the entropy of perfectly crystalline substance, the entropy of perfectly crystalline substance, the entropy of perfectly crystalline substance becomes zero at absolute zero temperature, that is zero Kelvin. So आप क्या बोल सकते हो कि S0, क्या बोलेंगे, S at zero Kelvin क्या हो जाएगा, S at zero Kelvin क्या हो जाएगा बताइए, जीरो, ठीक। अब मान लीजिए आपको पता करना हो, मान लीजिए आपको अगर एंट्रोपी की वैल्यू पता करनी हो सब अदर टेम्परेचर पे, तो क्या बोलेंगे, STK। Why? Why? Because we know this delta S. Delta S क्या हो सकता है, SS particle temperature minus S0, and this is given by क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, डेल्टा S ना। तो आप इसको इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से T पे जा सकते हो, and this can be done by DQ रिवर्सिबल by T, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं, DQ रिवर्सिबल बाय T कर सकते हैं। और आपको क्या पता है कि सॉलिड और लिक्विड, इसके लिए क्या होता है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Cp dt बाय T, 0 to T, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है आपको ये बताने का। और आपको क्या पता चला, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू जीरो होती है, तो आप समहाउ आप T टेम्परेचर पे एंट्रोपी वैल्यू बता रहे हो, T टेम्परेचर पे आप एंट्रोपी वैल्यू बता रहे हैं।
ठीक है, यही थर्ड लॉ, ज़्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं है, आपको ये एग्जैक्टली समझना है कि जो एंट्रोपी है वो आप यूजिंग थर्ड लॉ का एक ही फंडा है कि एट 0 केल्विन, ये एट 0 केल्विन एंट्रोपी वैल्यू इज 0। ठीक है, तो यूजिंग दिस टू डेल्टा एस क्या होता है, दो पार्टिकुलर जगह या दो पार्टिकुलर स्टेट पे जो एंट्रोपी होगी उसका डिफरेंस, एंट्रोपी डिफरेंस, करेक्ट, चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस। इसकी बात हम हमेशा लास्ट लेक्चर में हमने इसकी ही बात की। ठीक है, पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करना आ रहा था, क्योंकि हमने बोला था कि एब्सोल्यूट जो एस है उसको हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। तो थर्ड लॉ आया आपका हेल्प करने के लिए कि चलो भैया एक आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एस की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो आप यूजिंग रिलेशन आप निकाल सकते हो। तो यूजिंग डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टी, पार्टिकुलर टेम्परेचर टी माइनस एस जीरो, टी और जीरो के बीच का डिफरेंस, और वो क्या होता है, इसको सिंपल इंटीग्रेशन करो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये प्रोसेस करते आए हैं, और ये क्या होता है, इसको आपने सीपी dt लिख दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये सीपी dt एक्चुअली क्या कहना चाहिए, अगर आपको याद होगा फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस अगर आपको याद होगा तो फ्यूजन प्रोसेस में हमने क्या बोला था, डेल्टा एस क्या हुआ था बताइए, डेल्टा एस था डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाई टी था, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाई टी था। सिमिलरली वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए क्या था, वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए क्या था, डेल्टा एस क्या था बताइए, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी था। तो वही ये कर रहे हैं, ये क्या है, नथिंग बट एन से क्या है, ये एक मोल के लिए बात कर रहा है, अगर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो तो आप वहां पे 1 2 3 4 दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये थर्ड लॉ आपको हेल्प करता है किसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये ज़्यादा बातें थर्ड लॉ में ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे बात करते हैं किसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम एनर्जी फैक्टर पे आते हैं। ठीक है, अब क्या है, अभी अभी आप सीखोगे कुछ चीज़, एक यूजफुल वर्क और एक अनयूजफुल वर्क, और यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क और अनयूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क, इसकी बातें मैं करूंगा। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी, सारे लोग देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको आप कैपिटल जी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, जैसे याद है आपको, सबसे पहले जब हमने स्पॉन्टेनियस इन सेकंड लॉ की शुरुआत जो करी थी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो स्पॉन्टेनियस वर्ड आया था, एंट्रोपी वर्ड आया था, तो उस वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला फैक्टर क्या था कि मिनिमम एनर्जी क्या होना चाहिए, एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अगर इसकी एनर्जी मिनिमम है तभी जाके वो रिएक्शन क्या है या सिस्टम क्या है, किस में जाएगा, अपने स्टेबल स्टेट में जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी यानी कि एनर्जी फैक्टर, और दूसरा क्या था, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम रैंडमनेस। तो रैंडमनेस वाली बात तो आपको एंट्रोपी ने बता दिया, अब हम इसकी बातें करने जा रहे हैं, मिनिमम एनर्जी की बातें करने जा रहे हैं। कोई भी सिस्टम का जो एनर्जी है ना वो मिनिमम होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी बातें हम किसके आधार पर कहेंगे, इस गिब्स फ्री एनर्जी के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, गिब्स फ्री एनर्जी को आप लिखिए, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy present, it is defined as amount of energy present which can be converted into useful work, which can be converted into useful work। अब देखिए, अब थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल आपको दे दूं मैं। अब मान लीजिए कि यूजफुल वर्क और अनयूजफुल वर्क के बारे में बात करता हूँ। जैसे ए है और बी है, दोनों बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं, ए और बी दोस्त हैं, बहुत ही कट्टर दुश्मन हैं। तो अब बताओ कि ए और बी दुश्मन हैं और ए ने बी को देखा तो क्या करेगा, दंगल होने लगेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ए और बी, ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा, तो जाहिर सी बात है आप
किसी अपने दुश्मन के साथ में तो क्या करोगे, बैठ के चाय पियोगे? नहीं होगा। तो ए आया, ए क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा, गाली देगा, गाली देगा, कुछ भी बातें बोलेगा। ठीक है, तो ए क्या कर सकता है? गाली दे सकता है, बी को गाली दे सकता है। ठीक है, सिमिलरली ए और क्या कर सकता है बताइए? ए और क्या कर सकता है? ए पंच कर सकता है। ठीक, तो ये दो प्रकार का काम कर रहा है। एक तो गाली दे रहा और एक क्या कर रहा है? पंच कर रहा है। ठीक है, आ रही बात है? सिमिलरली बी भी वैसे ही कर सकता है। तो क्या बताना चाह रहा हूं कि जो इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, अब दिल पे जो बातें लेके दिल पे बातें नहीं लेनी है, मतलब कि समझ रहे हो ना, बी दिल पे ले लिया, ये हो गया, वो नहीं। ठीक है, तो जो इफेक्ट दिखेगा वो किसका ज्यादा दिखेगा? इफेक्ट किसका दिखेगा? पंच का। ठीक है, एक काम दो कर रहा है, गाली भी दे रहा है, बोल भी रहा है और पंच भी कर रहा है, किक मार रहा है, पंच मार रहा है। तो ये दो प्रकार का काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, ये दो प्रकार का काम कर रहा है। पर क्या है, कौन सा जो इसका काम है जो आपको इफेक्ट दिखा रहा है, कौन सा काम जो इफेक्ट दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल वर्क, वर्क डन। वर्क डन की बात है, पीडीवी की बातें हमने करी थी। सो हम उसी की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्म ऑफ वर्क होता है जो यूजफुल होता है, कुछ ऐसा अनयूजफुल होता है, वेस्ट वर्क होता है। तो ये जो एब्यूज है ये आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, पर जो पंच मारेगा या किक मारेगा दैट इज द यूजफुल वर्क, जो वर्क करेगा सामने वाले पे, सामने वाले को चोट लगे, दुश्मन है तो चोट पहुंचाना, तो ये क्या है, ये इसको चोट पहुंचाएगा। तो ये जो आपका पंच है वही है आपका क्या है, यूजफुल वर्क। तो इसको क्या है, पंच जो आपको क्या हो गया, यूजफुल वर्क हो गया, दिस इज कॉल्ड यूजफुल, दिस इज कॉल्ड वेस्ट। उसी प्रकार से हर सिस्टम क्या करता है, सिस्टम के पास दो प्रकार के वर्क होते हैं, वन इज कॉल्ड यूजफुल वर्क, अनदर इज वेस्ट वर्क। ठीक है, यूजफुल वर्क एंड वेस्ट वर्क या अनयूजफुल। ठीक है, तो क्या है, जैसे क्या है, ये इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये क्या है, इफेक्ट दिखाएगा। ये इसका कोई मतलब नहीं है, गाली दे दो, कितने भी दूर होके क्या है, खड़े होके गाली दे दो, क्या ही कुछ होने वाला है। ठीक है, ये बंदा चुपचाप ये आधे हो गया, आदि हो गया है गाली सुनने का, तो सुन लेगा, क्या ही फर्क पड़ता है उसको, गाली सुन के आराम से निकल लेगा, ईयरफोन डालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पंच मारेगा तो भैया ये भी पंच मारेगा, यानी कि इफेक्ट दिखा है। तो इफेक्ट किसके कारण दिखा, इसके कारण दिखा। सिमिलर इफेक्ट किसके कारण दिखेगा, इसके कारण इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा वो होगा यूजफुल वर्क, और ये जो वर्क होगा वो क्या होगा, क्या होगा, अनयूजफुल वर्क या वेस्ट वर्क। यही बात है कि जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, वो गिव्स फ्री एनर्जी, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है कि यूजफुल वर्क किया जाता है, और जिसके कारण एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूजफुल वर्क किया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है ना, यूजफुल वर्क होगा तो क्या होगा, इसने मतलब थक जाएगा ना है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या बोलोगे, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है सिस्टम की एनर्जी कम होती है। तो आप बोलोगे अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम की एनर्जी कम कर रहे हो तो आप बोलोगे ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए जी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, यानी गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, यानी ये जो है आपने इसका क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा था। इसने स्टेटमेंट क्या बताया था, जब इसने बताया था कि यूजफुल वर्क जो एनर्जी में ट्रांसफर होता है, यही बोल रहा था ना।
तो अगर आपका सिस्टम कोई यूज़फुल वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कि वो कौन सी एनर्जी कम हुई है, गिब्स फ्री एनर्जी कम हुई है। ठीक है, तो अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका यही मतलब है कि उसका एनर्जी कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? क्योंकि उस बंदे ने कुछ काम की चीज़ें की हैं, हवाबाजी नहीं की है, काम की चीज़ें की। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, गिव्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। तो इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल जी से, आप डिनोट करते हो। ठीक है, और ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव। ठीक है, और क्या है ये, अगेन स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है मीन अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं बता सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये स्टेट फंक्शन है। मैं बार बार हर का एंट्रोपी का मैंने लिखाया है, मैंने आपको इसका गिव्स फ्री एनर्जी का लिखाया है। क्यों? क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सा आपका इंटरनल, ये चीजें जो बार बार आती है तो उसको रिपीट करते जाइए और आपको आता चला जाए। तो क्या है ये एक्सटेंसिव, डेसिमल डेल्टा जी बताइए, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, तो बताइए डेल्टा जी क्या होगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव। ठीक है, तो इन सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जी और जी। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात हम करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकली जी को क्या बोलते हैं, इसको लिखने का तरीका है एच माइनस टी एस। ठीक है, एच माइनस टी एस, इसको कैसे लिखते हैं, एच माइनस टी एस लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अब इसको, अब आपको पता है कि हम जी जो है वो पता नहीं कर सकते। जब जी पता नहीं कर सकते तो क्या पता कर सकते हैं, हम चेंज इन जी पता कर सकते हैं। तो ठीक है, चेंज इन जी मतलब क्या है कि आप इसको क्या कर दीजिए, डेल्टा जी लिखेंगे। तो डेल्टा जी लिखेंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा एच माइनस क्या होगा, डेल्टा ऑफ टी एस। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा टी डेल्टा एस माइनस क्या होगा, एस डेल्टा टी। और मैक्सिमम जो रिएक्शन होते हैं और प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रोसेस क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शंस अगर बात करो, रिएक्शंस हैपेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और बहुत जगह आपको दिखा होगा। आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या है, यही ये इक्वेशन आपको क्या करता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपके पास जो दो प्रकार की चीजें हम बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, स्पॉन्टेनियस वर्सेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो इन दोनों के बीच का जो लड़ाई झगड़ा था उसको ये एक्सप्रेशन क्लियरली अंडरस्टैंड करता है। कैसे, जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। तो ये जो पार्ट है वो एनर्जी फैक्टर है, ये जो पार्ट है वो क्या करता है, वो आपको एंट्रोपी फैक्टर के बारे में बताता है। तो आप चाहो तो स्पॉन्टेनियस नेचर इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के आधार पे बता सकते हो। और ये एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी रिएक्शन के, क्या है, किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस नेचर को बताने का। तो आप चाहो तो अगर हेडिंग लिखेंगे कि गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, इसको बताने का एक तरीका मैं एक अच्छा सिंपल सा तरीका मैं आपको कर दूं। इसको आप बॉक्स के रूप में बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, सिस्टमेटिक भी रहेगा। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं
सबसे पहले है, मान लीजिए डेल्टा एच लिख लें, फिर टी लिख लें, डेल्टा एस लिख लें, देन वी हैव डेल्टा जी, और फिर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमार्क। ओके, सो आई होप ओके, इज इट लुकिंग गुड? नो, फाइन। ओके, चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव होता है उसका डेल्टा एच वैल्यू। और आप एंट्रोपी ले लो पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव, तो ये क्या है, एक क्या एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है वो नेगेटिव है, मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अगर इसको यहाँ देखा जाए तो जब यहाँ देखोगे तो क्या होगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो ये क्या है, ये नेगेटिव हो गया। ये पार्ट की बात करें तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बताइए डेल्टा एच जो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, माइनस टी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये जो अंदर का टर्म है हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, सो इज नेगेटिव। डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव फॉर ऑल टेम्परेचर। सो डेल्टा एच जो है हमेशा नेगेटिव है, टी हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव लिया गया है, तो क्या होगा कि ये जो पूरा टर्म है नेगेटिव है, ये पूरा टर्म किसके बराबर है, डेल्टा जी के बराबर है। तो डेल्टा जी क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। और जब डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया है कि जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो आपका क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। सो रिएक्शन इज spontaneous at all temperature। ठीक है, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप इसको क्या ले लो, डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और किसको, इसको भी पॉजिटिव ले लो, किसको, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एक एक करके सिस्टमैटिकली करते हैं। तो क्या होगा बताइए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होने के लिए आपके पास टी हाई होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही तो हमने पढ़ा भी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो फेवरेबल हो जाए, वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आप देख रहे हो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको इस डेल्टा एच को, दिस इज पॉजिटिव नेचर, समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे समझिए, फिर से मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर ये जो टर्म है वो नेगेटिव हो गया है, पॉजिटिव है, पर इन दोनों को मिला के हमको नेगेटिव चाहिए। तो यही है, ये नेगेटिव ज़्यादा होना पड़ेगा, ये नेगेटिव ज़्यादा हो जाए, इस पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाए, तभी तो ये टोटल नेगेटिव आएगा। इस टोटल नेगेटिव हम वैरी क्या कर सकते हैं, हम वैरी टेम्परेचर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को वैरी कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओ तो ये नेगेटिव पार्ट बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो पॉजिटिव से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब पॉजिटिव से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो होल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, बोल सकते हैं। यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव हाई पे है, तभी जाके हो सकते हो कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये हो समझ में आया आपको। अब आप एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर आपके पास मिल रहा है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप दोनों तरीके से बता सकते हो। अब हम एनर्जी फैक्टर को भी कंसीडर कर पा रहे हैं और एंट्रोपी को भी कंसीडर कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, चलिए एक बार इस दोनों को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, चलो कोई ना, ठीक है, दोनों पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके।
ये नेगेटिव है। आई थिंक वी हैव डन नो रियली सॉरी, आई एम अ बिट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों को नेगेटिव लिया तो क्या होगा, जब दोनों को नेगेटिव लिया तो क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये पार्ट तो नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट को आपने क्या किया, इस पार्ट को आपने डेल्टा एस को नेगेटिव लिया, टी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पार्ट नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो ये पार्ट क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इस होल वैल्यू को नेगेटिव अगर होना है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फेवरेबल होता है डेल्टा जी के नेगेटिव वैल्यू पे। ओके, तो जब इनको नेगेटिव होना है तो इस पॉजिटिव पार्ट को छोटा होना पड़ेगा। इस पॉजिटिव पार्ट को छोटा होने के लिए टेम्परेचर को छोटा होना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज स्मॉल नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, यानी कि क्या बोल सकते हो, रिएक्शन जो है फेवरेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गई बातें। अब कौन सा पॉसिबल आपके पास बचा हुआ है बताइए। पॉजिटिव बचा है, और क्या बता है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव बचा है। चलो ओके, यानी कि जब आपका इंथैल्पी पॉजिटिव हो, यानी कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा हो, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम डालेंगे डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, ठीक है, तो आपने डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दिया, यानी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसको आपने नेगेटिव कर दिया, यानी कि ये पार्ट नेगेटिव है, तो टोटल पार्ट पॉजिटिव आएगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्ट वाज कि रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, तो जब आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंट्रोपी आपका डिक्रीज हो रहा होता है, तो क्या होता है, रिएक्शन हमेशा क्या होता है, रिएक्शन हमेशा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट्स है, हो सकता है कभी कभी प्रश्न सीधे पूछे चले जाते हैं, यहाँ से सीधे आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे फेल होगा, लो पे या हाई पे, आपको ये वैल्यूज दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो है दैट इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आपका बहुत ही तगड़ा इक्वेशन है, हमेशा आपको हेल्प करेगा। तो इसको देखिए, फिर इसको समझिए। ठीक है, इसके बाद हमें से क्या है, आपको पता ही है, एक होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि जी नॉट। ठीक है, तो आपने लिखा था क्या कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच होता है माइनस ऑफ टी डेल्टा एस होता है। अगर आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो व्हाट यू डू, पुट एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हो तो आप क्या बात करते हो, यू टॉक अबाउट 1 बार प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जनरली क्या 298 केल्विन लेते हैं ना। एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है कि जो आप सब्सटेंस की बात कर रहे हो, जो आप सिस्टम की बात कर रहे हो, सिस्टम में मान लीजिए आप हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हो, तो इस प्रेशर पे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, जैसे गैस में होना चाहिए। तो क्या है, ऐसे टेम्परेचर को लेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर को लेंगे जो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में रहे। H2 है वो क्या होता है, गैस स्टेट में रहता है, गैस स्टेट में रहता है, तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे जिसमें H2 अपने गैसियस फॉर्म में लो। इसलिए क्या है, जनरली आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। और क्या है, इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है ना, ये क्या है, ये जो आपने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिखता है, और ये जो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या होगा, टी डेल्टा एस, ये क्या है, किसी भी कंडीशन में, ऑल कंडीशन,
ये क्या है, ये सारे कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, पर ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है। ठीक है, समझ में आ रहा, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है। फिर से इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बोला था कि डेल्टा जी नॉट 0 होता है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, नॉट डेल्टा जी नॉट। ठीक है, प्लीज इसको कभी भी मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, एक और स्टार डाल देता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे आपका डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि एट इक्विलिब्रियम मैं लिख रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम, यानी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, पर डेल्टा जी नॉट कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे गलती करोगे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि आप फिर से गलती करोगे इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पे आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है, बट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 नहीं होता। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। हाँ, सो अब जो है हम कुछ प्रोसेस है रिएक्शन की बातें कर लेते हैं, और जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कंडीशन पे भी देखेंगे। आखिर कैलकुलेशन भी तो हमें आना चाहिए हैं, तो हम डिफरेंट कंडीशन पे भी देखेंगे कि गिव्स फ्री एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो लिखिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ओके, सो मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो डेल्टा जी क्या होगा, सिंपल, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, वेरी सिंपल। सो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर एनी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जीपी माइनस। अगर आपके बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो सिग्मा मान लीजिए आपके पास है N1 ऑफ A प्लस N2 ऑफ B गिविंग यू N3 ऑफ C प्लस N4 ऑफ D। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ क्या होगा बताइए, ऐसे लिख सकते हैं। अगर सिग्मा नहीं लिखना हो तो क्या, N1 क्या होगा, G ऑफ A प्लस N2 G ऑफ सॉरी not this product, N3 G of C, N4 G of D माइनस क्या होगा, N1 GA प्लस N2 G। तो इस तरीके से आप क्या है, किसी भी रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आराम से बता सकते हो। ओके, सो ये रिएक्शन की बातें हो गई। अब क्या है, कुछ पॉइंट्स जो है गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में आप लोग जान लीजिए। कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखवाता हूँ। ठीक, पहला पॉइंट लिखिए कि डेल्टा जी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, इट्स ओनली टेल्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इट्स ओनली टेल्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, यानी कि क्या है कि काइनेटिक्स से कितना फास्ट हुआ, स्लो हुआ, ये सारी बातें आपको डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं बताता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि डेल्टा जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। डेल्टा जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट, डेल्टा जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज thermodynamically unfavorable reaction can be, that is thermodynamically unfavorable reaction can be made favorable
बाय यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट। मतलब क्या है कि अगर आपका डेल्टा जी क्या है, कैटलिस्ट का यूज़ करने से कोई मतलब डेल्टा जी के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कोई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आप आराम से यूजिंग सब डिफरेंट टाइप कैटलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो कैटलिस्ट के हेल्प से क्या रिएक्शन को आप फेवरेबल बना सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने रहा। ठीक है, डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कभी कभी इसलिए मैं इन चीज़ों को लिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सिंपली पूछ लेते हैं क्या इनमें से कौन सा है जो कैटलिस्ट से चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा जी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखने जाएंगे क्या, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करके लगे यहाँ तो। ठीक है, तो शुरुआत ही करते हैं किसी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमारे पास था। क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था बताइए, डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, ये था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो इसके हेल्प से क्या करेंगे बताइए, हमारे पास डेल्टा एच है तो डेल्टा एच को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, पी वी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, प्लस वी डेल्टा पी। ओके, थोड़ा सा मैं बोर्ड पूरा साफ कर दूं, उसको पूरा बोर्ड लगेंगे ताकि हर इक्वेशन आपके सामने में आए। सो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को हमेशा याद रखना भैया। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सो चलिए शुरुआत करते हैं किससे, चलिए वो पहले तो आप बात कीजिए जी की। जी क्या होती है, H माइनस टी एस। सबसे पहले हमने जब गिब्स फ्री एनर्जी की बात की थी। ओके, अब क्या है डी जी यानी कि डिफरेंस यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो डी एच माइनस क्या होगा डी ऑफ टी एस। सो क्या होगा डी एच माइनस क्या होगा बताइए एक बार टी बाहर तो टी डी एस माइनस ऑफ क्या होगा एस डी टी। हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एट आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये जो टर्म है वो गायब हो जाएगा यानी कि डी टी जीरो हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि डी जी इज इक्वल टू क्या होगा डी एच माइनस ऑफ टी डी एस। यहाँ तक बातें आ रही हैं समझ में। ओके, अब डी एच की बातें कीजिए। सो डी एच क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या होता है डी पी वी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आगे हमने देखा था, ऐसे ही कुछ हुआ था। तो क्या होगा बताइए, डी यू इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, डी पी डी वी प्लस वी डी पी लिख सकते हैं क्या, करेक्ट लिख सकते हैं। ओके, इसको उठा के यहाँ पे डालिए, इसको उठा के आपका है ऊपर में डालिए। तो क्या होगा बताइए, उसको उठा के आपको डालना है यहाँ पे। सो डी जी क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू बताइए, डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू। ठीक है, डी यू प्लस क्या होगा बताइए पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस। ओके, अब क्या है ये जो डी यू है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता था, डी यू इज इक्वल टू क्या होता है पी डी क्यू प्लस डब्ल्यू, नहीं क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बताएंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होता है बताइए, क्यू माइनस पी डी वी लिखा जा सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। यानी कि डी यू को भी रिप्लेस किया जा सकता है। और व्हाट इज क्यू, what is q, we know in ds is equal to dq reversible by t, यानी कि dq को आप बोल सकते हो ds into t, सॉरी t into ds। तो आप क्या है इस dq को भी चेंज कर सकते हो, यानी du है तो dq प्लस dw बोल सकते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा जा रहा है, हम यहाँ पे dg को लिखने जा रहे हैं। dg को कैसे कैसे लिखेंगे,
डी जी में इस एक्सप्रेशन को जो डी यू है, डी यू की जगह पर लिखेंगे डी क्यू प्लस डब्ल्यू, सो लिखेंगे डी क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसको हमने क्या लिखा है, डी क्यू माइनस पी डी वी, सो माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस। ओके, एंड डी क्यू को आपने क्या लिखा है, डी क्यू को आपने लिखा है टी डी एस, सो टी डी एस माइनस ऑफ वी डी पी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस ऑफ टी डी एस। ये गया पी डी वी एंड पी डी वी गया, सो डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी पी। वेरी इंपॉर्टेंट, एट दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यानी कि टी कांस्टेंट अगर है तो क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को आप कैसे बता सकते हो, वीडीपी के रूप में बता सकते हो। फिर से एक जनरल एक्सप्रेशन है जो जनरली पूछ लेता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपको गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, आप इसे लिख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, वी डेल्टा पी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को बता रहा है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर ये तो आप है सॉलिड और गैस के लिए, वीडीपी सॉलिड और गैस के लिए। मान लीजिए मैं बातें करूँ आइडियल गैस की, सो फॉर आइडियल गैस व्हाट वी नो, फॉर आइडियल गैस कैसे बोल सकते हैं बताइए इसको, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, इंटीग्रेशन लगाइए। अगर आपको डेल्टा जी पता करना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू वी को आप लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। पी वी के जगह पे डालेंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी बाई वी इंटू डी पी, सॉरी पी वन टू पी टू। तो क्या है डेल्टा जी क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आपका हो जाएगा एन आर टी कॉन्स्टेंट, सो एन आर टी आ गया बाहर, लॉन ऑफ पी टू बाई पी वन। ठीक है, लॉन पी टू बाई पी वन। तो क्या है, दिस इज डेल्टा जी किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस का अगर आपके पास यूज कर रहे हो तो ये है, अदरवाइज आपका ये रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, किसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना हो तो क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज प्रेशर, दिस इज जी। अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास क्या है सॉलिड और लिक्विड है तो दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर लिक्विड, क्लियर। बट अगर आप गैस की बात कर रहे हो तो गैस कैसा आएगा, क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि गैस की बात करेंगे तो क्या है, ये लॉन का फंक्शन है, तो इसलिए ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा है। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं इसको आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। चलिए इसको देखिए, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे किस, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे जो चीजें डिफाइन की जा सकती है और कैसे इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके। चलिए अब बात करते हैं किस पे, कांस्टेंट प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो गया, अब कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे बात करेंगे भैया, देख लो, लिखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज की, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस क्या होता है, टी डेल्टा एस होता है। अब आप क्या करने जा रहे हो बताइए, अब आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, यू जस्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर करें, बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप इसको डी एस के रूप लिखो तो डी एस लिखो, दिस इज इक्वल टू डी एच लिखो माइनस ऑफ डी एस, अब डी टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि छोटे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप वो कर रहे हो तो डी एस बाई, सॉरी डी जी ना, dg by dt and this is dt, constant pressure,
कांस्टेंट प्रेशर, dt कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये क्या है, देखिए डेल्टा एच क्या, dH क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और आपको क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे dH कांस्टेंट होता है, ठीक है। dH क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर क्या होगा, ये जीरो हो गया, माइनस ये गया तो क्या है ds आ गया, ds आया तो आप क्या बोल सकते हो, ds इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव डेल्टा G बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंट्रोपी चेंज इस तरीके से भी फाइंड आउट की जा सकती है। एंट्रोपी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो, मतलब उसको भी आप क्या बोल सकते हो, एंट्रोपी चेंज बोला जा सकता है। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर विथ एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज चेंज इन एंट्रोपी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या बोल सकते हो, इसको एंट्रोपी चेंज बोला जा सकता है, ठीक है। चेंज एंट्रोपी आप आराम से इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर से बात करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की। सो क्या होगा बताइए, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होगा, सो डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S, ठीक है। यानी कि अगर डेल्टा डालो तो वही बात हो गई ना। सो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ T, डेल्टा S उठा के पुट कीजिए। सो डेल्टा G और dG बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस एक्चुअली बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। सो डेल्टा G, तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T dG बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरीके से भी आप बताया जा सकता है, ठीक है। फिर से एक बार और मैं आपको समराइज कर दूं, बता दूं कि जो डेल्टा G है और डेल्टा S है इंटायरली अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे से क्लब नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। हाँ ये क्या है, नॉट सॉरी, जो एनर्जी फैक्टर, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। एक एनर्जी के बारे में बताता है, एक क्या है, रैंडमनेस के बारे में बताता है, ठीक है। और इन सारी चीजों का आप यूज करने वाले हो कहाँ पे, इन सारी चीजों का आप यूज करने वाले हो इसमें, थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो यूज में आएंगी, जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो है सो जो डिफरेंट फॉर्मूले आए हैं, फॉर्मूले को क्या करना है, फॉर्मूले को समझना है और उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। तो फॉर्मूले को आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आज थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, नोट्स जितना से ज़्यादा रिवाइज करना है, जितना से ज़्यादा डाउट सॉल्व करना है। आपको डाउट पूछना है, पूछिए, सॉल्व कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स को देखते रहिए बार बार, तभी जाके आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपके भेजे में आएगा। नहीं तो बड़ा ही है, ऊपर से निकल जाएगा बाउंसर की तरफ, पता भी नहीं चल पाएगा, छूना बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर बाउंसर को छूओगे तो हो सकता है कि एज लग के पीछे कैच हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का, और जो है नोट्स को देखते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, और जो है सो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। बेस्ट विशेष, और जो है मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।